गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी को सुबह की नमस्कार। आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला ऐप में। आज हम नए चैप्टर के साथ में आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने जो पिछले वीडियोस हैं वो जरूर देखे होंगे। आज हमारे चैप्टर का नाम है प्राथमिक कार्य और उसका क्विक रिवीजन हम करेंगे, जल्दी से करेंगे थोड़ा। हाँ, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, आपको जो मैं लिखा हूं उसके साथ में जो बोल भी रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। पहला है आर्थिक क्रिया। देखो आर्थिक क्रिया क्या होती है। आप क्रिया का मतलब होता है जो भी काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। चलना, बैठना, बोलना सब क्रिया है। लेकिन जिस क्रिया से आपको अर्थ का अर्जन हो, पैसा आप कमाएं, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। धन की प्राप्ति हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। पहला है प्राथमिक क्रिया। इसके अंदर क्या होता है कि जब व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का, प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल होता है उसका सीधा उपभोग कर ले तो उसे हम प्राथमिक क्रिया में कहते हैं, जिसमें प्रकृति से सीधा संबंध होता है। बाकी की हम थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। वैसे नेक्स्ट पढ़ेंगे द्वितीय क्रिया क्या होती है। मान लीजिए आपने यहाँ प्रकृति से लकड़ी लेकर आए, उस लकड़ी की आपने मशीन के द्वारा या हाथ से आपने क्या बना ली, कुर्सी बना लेते हैं आप, कुर्सी। तो जब प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का जो रूप परिवर्तन कर देते हैं तो उसे हम द्वितीय क्रियाओं में कहते हैं। तृतीय क्रियाओं में आती है आपकी प्रत्यक्ष सेवाएं। क्या आती है? प्रत्यक्ष सेवाएं। इनको बड़े विस्तार से पढ़ेंगे हम, अभी हम आपको थोड़े समझाने के लिए बता रहा हूं। चतुर्थक व्यवसाय में आती है अप्रत्यक्ष सेवाएं। अप्रत्यक्ष सेवाएं, देखिए प्रत्यक्ष सेवाएं क्या होती है, आप यूं समझ जाइए कि जैसे मान लीजिए आपकी बिजली ठीक खराब हो गई, बिजली ठीक करने वाला आ गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी प्रत्यक्ष सेवाओं के अंदर आता हूं। लेकिन अप्रत्यक्ष सेवा में आता है अस्पताल का बाबू होता है, आपके विद्यालय का बाबू है जिसका आपका सीधा संपर्क नहीं है लेकिन आपको सेवा दे रहा है, टीचर्स को तनख्वाह दे रहा है, बाकी अन्य काम भी कर रहे हैं, तो वो चतुर्थक सेवाओं में आएंगे। इसमें अनुसंधान कार्य भी आते हैं, अनुसंधान कार्य भी आते हैं। जबकि पंचम जो कार्य है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान रहे, इसमें नीति निर्माण जो होते हैं वो कार्य आते हैं। सरकार है, जज है, वो कार्य इसमें आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। प्राथमिक क्रिया। देखिए प्राथमिक क्रिया यानी प्रकृति से सीधा संबंध है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? आखेट है, हम भोजन संग्रह पढ़ेंगे जो सबसे प्राचीनतम क्रिया है। पशुपालन पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे। कृषि के अंदर हम पढ़ेंगे जीवन निर्वाह कृषि जो दो प्रकार की होती है, आदिमकालीन और गहन निर्वाह कृषि, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। अभी नाम बता देता हूं मैं आपको। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ेंगे। फिर कृषि के विभिन्न रूप हैं, मिश्रित कृषि है, रोपण कृषि है, डेयरी कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि, ट्रक फार्मिंग कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। इन सब कृषि को हमको पढ़ना है। आगे देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले जो हम प्राथमिक कार्य ले रहे हैं वो आखेट भोजन संग्रह। आप यूं समझिए कि व्यवसाय क्या होता है जिससे अपन भोजन अर्थ का अर्जन कर रहे हैं। तो पहले जब मनुष्य जंगलों के अंदर था तो आप क्या सोचते हैं उसने सबसे पहले क्या करना शुरू किया होगा? उसने जो देखा, उसने देखा एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार कर रहा है, तो क्यों नहीं मैं ये करूं, तो उसने आखेट करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि चिड़िया या बंदर या जो भी जानवर है वो कुछ सब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं भोजन संग्रहण करना शुरू कर दूं। तो ये सबसे प्राचीनतम, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है? प्राचीनतम। देखो कोई भी कार्य होता है एक प्रोसेस से चलता है, तो सबसे पहला जो व्यवसाय है वो ये है, तो ये प्राचीनतम व्यवसाय है। ये कहाँ किया जा रहा था? ये जंगल में, खुले क्षेत्र में किया जा रहा था, आखेट और ये भोजन संग्रहण। कर कौन रही थी? जनजातियां कर रही थी। कर कौन रही थी? जनजातियां कर रही थी। और जनजातियां कहां करेगी? दुर्गम क्षेत्र में करेगी। कहां पर करेगी? दुर्गम क्षेत्र में करेगी। और दुर्गम क्षेत्र कौन से हैं? शीत क्षेत्र और दूसरा उष्ण क्षेत्र। उष्ण क्षेत्र में कौन आएंगे? आपके भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखीय जो वन होंगे वो उसमें आ जाएंगे। और शीत क्षेत्र में कौन आएंगे? आपका साइबेरिया और आपका ग्रीनलैंड, ये आपका इसमें आ जाएगा। तो ये किया जा रहा था। लेकिन जब जंगल ही समाप्त हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ये व्यवसाय खत्म होने लगा। तो वो भोजन का पशुओं का शिकार कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं क्यों नहीं मैं पशुओं को पालूं। मैं पशु का शिकार कर रहा हूं, उसे मतलब मान लीजिए खाल ले रहा हूं, हड्डियों से काम ले रहा हूं, तो क्यों नहीं पशुओं को पाले। तो एक नया व्यवसाय शुरू होता है, इनके दिमाग में आता है, और उस व्यवसाय का नाम है पशुपालन। क्या नाम है? पशुपालन। पशुपालन दो प्रकार का होता है, चलवासी और वाणिज्यिक। वाणिज्य की बात बाद में करेंगे, चलवासी। देखिए पशुपालन शुरू करते हैं। पशु उनके पास में बहुत सारे हैं, क्षेत्र के हिसाब से हैं, जैसे जहां रहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से। कोई मान लीजिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहता है तो गाय है, बैल है। मरुस्थल में रहता है तो उसके पास में ऊंट है, भेड़ है। तो ये यहाँ क्या करते हैं कि चलवासी पशुचारण विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है।
कम पूंजी के साथ में, कम तकनीक के साथ में, और फिर वहां पर क्या किया जाता है कि क्षेत्र के हिसाब से पशुओं को पाला जा रहा है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो गाय बैल पाल रहे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में आपके ऊंट और आपके भेड़ पाल रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर या आदि पशुओं को पाल रहे हैं। तो ये चलवासी पशुचारण था। ठीक है, अब इस पशुचारण के अंदर क्या है, एक विशेषता और है, ऋतु प्रवास। देखिए ऋतु प्रवास क्या होता है ये समझिए आप कि हमारे भारत में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर कुछ जातियां हैं, और वो जातियां कौन सी, गुज्जर है, बकरवाल है, भूटिया है, गद्दी है। ये जनजातियां क्या करती है कि जब पर्वतों के ऊपर, यहां मान लीजिए पर्वत है पर्वतों पर जब सर्दी होती है तो यहाँ बर्फ जम जाती है, तो ये कहाँ आ जाती है, मैदानों में। और जब सर्दियों में बर्फ, गर्मियों में जब बर्फ पिघल जाती है तो पुनः कहाँ चल जाती है, पर्वतों की ओर। तो एक तरीके से प्रवास करती है। तो इसी प्रवास को हम क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। यानी जब गुज्जर, बकरवाल, भूटिया जनजातियों के द्वारा सर्दियों के अंदर जब बर्फ जम जाने पर ये पर्वतों से मैदानों की ओर, और गर्मियों में बर्फ पिघल जाने के कारण पुनः मैदान से पर्वतों की ओर जाते हैं, तो उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। चलवासी पशुचारण अब कम हो गया है, क्यों, राजनीतिक सीमाओं के कारण सीमा बन गई है, तो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते, इस कारण ये कम हो गया है। और खाली क्षेत्र में नवीन बस्ती का निर्माण हो गया है। वर्तमान में इसको प्रतिबंधित कर दिया है, अब ये प्रतिबंधित है। वाणिज्य पशुचारण ये कहां पर होता है, ये वाणिज्य पशुचारण की बात करें तो ये कहां होगा, ये विकसित क्षेत्रों में होगा। जो विकसित यूरोपीय देश है वहां पर होगा। कैसे किया जाएगा, क्योंकि देखो चलवासी पशुचारण की समस्या क्या है, मिट्टी का अपरदन है या फिर अनियंत्रित चराई है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े चारागाह क्षेत्र को ले लेते हैं, बड़े बड़े चारागाह। ये जो बड़े चारागाह क्षेत्र होते हैं इनको हम कहते हैं रेंच। क्या कहते हैं हम, रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंच कहते हैं। किसमें, वाणिज्यिक पशुचारण में। और फिर इनको छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर बांट लिया जाता है और पशु यहां पर चरते हैं। जब ये थोड़ा सा ये स्थान जब यहाँ की अनुपजाऊ रहता है तब इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं, फिर इधर शिफ्ट कर देते हैं। इस तरीके से इनको आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये एक पशुचारण है जो अच्छी तकनीक के साथ में, वैज्ञानिक विधियों के साथ में, अधिक पूंजी के साथ में किया जाने वाला व्यवसाय है। वहां पर क्षेत्र के हिसाब से पशु पाल रहे थे चलवासी में, यहाँ पर एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं, जैसे गाय है, बैल है, मुर्गी है, इस तरीके से। और ये किया कहाँ जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो एक बार नक्शे में बता देता हूं आपको। यहां पर देखिए पहला तो है प्रेरी। तो प्रेरी वाला जो आपके अमेरिका का वाला जो हिस्सा है तो ये आपका प्रेरी है, प्रेरी है। पंपास की बात करें तो मध्य एशिया के अंदर है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान में। ये सॉरी स्टेपीज, माफ कीजिएगा, स्टेपीज यहां पर है। पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना में यहां पर पंपास है, यहां पर पंपास है। साउथ अफ्रीका में यहां पर क्या है, वेल्स है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यहां पे डाउन्स है। और न्यूजीलैंड में क्या है, कैंटबेरी है। क्या है, कैंटबेरी है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में है। आगे देखते हैं, थोड़ा अपन स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ, ये मैंने किया इसलिए है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप कर सके। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण, चाहे आप इसको एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह एक जीवन निर्वाह प्राचीन व्यवसाय है, ये एक पूंजी प्रधान है। ये प्राकृतिक रूप से बड़े क्षेत्र में किया जाता है। इस व्यवसाय में बड़े क्षेत्र को निश्चित बाड़ों में बांट दिया जाता है, जिसे रेंच कहते हैं। इस पशुचारण में पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है चलवासी में, जबकि इस पर वैज्ञानिक विधि से ध्यान दिया जाता है। इसमें एक ही समय में विशेष के अनुसार क्षेत्र के हिसाब से पशु पाले जाते हैं, जैसे गाय, बैल है, मरुस्थल है, जबकि इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। क्षेत्र सुनिए आप, चलवासी का जो है वो है उत्तरी अफ्रीका में सहारा। आप इसको नक्शे में देख सकते हैं। चलवासी का हमने देखा नहीं था, एक बार देखते हैं। चलवासी का क्या है, एक तो सहारा का मरुस्थल, यहां से आपका अरब का मरुस्थल, देखिए ना आप, फिर यहां से थार का मरुस्थल और यहां से गोबी का मरुस्थल। तो यानी मरुस्थल की सीरीज चल रही है। दूसरा आपका साइबेरिया हो गया और एक ग्रीनलैंड हो गया। दक्षिण के अंदर है यहां पर कालाहारी मरुस्थल और मेडागास्कर। ठीक है, 3 क्षेत्र हो गए। एक तो ये मरुस्थलीय श्रृंखला हो गई, एक आपके शीत क्षेत्र हो गए, और एक कालाहारी और मेडागास्कर हो गया। तो ये आपके क्षेत्र हो गए। ठीक है, और यहां पर आपने बात ही कर ली थी यहां पे कि ये अपने वाणिज्य पशुचारण के क्षेत्र है। आगे देखिए, कृषि जीवन निर्वाह कृषि है
और जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि, जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। होता क्या है इसमें, इसमें आदिम औजारों के साथ में, कम तकनीक के साथ में एक जगह पर खेती करते हैं। जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक स्थान से शिफ्ट होकर दूसरे स्थान पर आ जाते हैं, यहां पर कृषि करते हैं कई सालों तक। जब ये भूमि अनुपजाऊ होती है तो पुनः यहाँ पर लौट कर आते हैं। यहाँ जो घास उगती है उनको काटते हैं, उनको जलाते हैं और मिट्टी मिलाते हैं और पुनः इस खेती करते हैं। चूंकि इन्होंने स्थान को चेंज किया इसलिए इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। चूंकि इन्होंने घास को काटा इसलिए इसको कहते हैं काटो और जलाओ और काटो कृषि। क्या कहते हैं इसको? जलाओ और काटो कृषि। ठीक है। स्थानांतरित कृषि के विश्व में कई नाम है। आपको जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। आदिम कालीन से पता लग रहा है कि इसमें कृषि औजार भी आदिम है, जो तरीके भी आदिम है, तकनीक भी पुरानी है। भारत में इसको झुमिंग कहते हैं। भील जनजाति इसको दजिया और चिमाता कहती है। दै से दजिया, दै से धरातल। हमारी सारी माताएं जो वैष्णो देवी होती पहाड़ों पर रहती है, इसलिए इसको इस तरीके से याद कर लीजिए कि चिमाता पहाड़ों पर है। आपके यहाँ पर गोंड जनजाति है, वो इसको दिप्पा और पैंडा कहती है। दै से दिप्पा, बै से धरातल, पै से पैंडा, पै से पहाड़ों पर। ये विश्व स्तर पर नाम है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में इसको कोनुको कहते हैं। ब्राजील में इसको रोका कहते हैं। श्रीलंका में इसको चैना कहते हैं। मलेशिया इंडोनेशिया में लद्दाख कहते हैं। और फिलीपींस में, वियतनाम में इसको रे कहते हैं। क्षेत्र क्या है? अफ्रीका, अमेरिका, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया। यह बात कर रहे हैं जीवन निर्वाह कृषि में। हम किसकी बात करें? आदिमकालीन। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, अभी आपने आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे गहन जीवन निर्वाह कृषि। और गहन कहां की जाती है? जब भूमि का गहनतम उपयोग हो। कहां की जाएगी? जब जनसंख्या ज्यादा हो। तो ये की जाती है मानसूनी क्षेत्र में। मानसूनी क्षेत्र कौन से? जैसे हम भारत की बात कर सकते हैं, हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, हम चीन की बात कर सकते हैं। पहली कृषि का रूप क्या है? चावल गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान। यानी ये कहां की जाएगी? जहां 100 सेंटीमीटर बारिश होती है मानसूनी क्षेत्रों में। अगर हम भारत की रेफरेंस की बात करें तो भारत में कहां की जाएगी? पूरा उत्तरी पूर्वी भारत। आपका यूपी का कौन सा भाग? यूपी का पूर्वी भाग आपका आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो ये वाली बेल्ट आपकी जो होगी वो किस में आएगी? चावल गहन निर्वाह कृषि में। गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि भी मानसूनी एशिया में की जाती है, लेकिन वहां पर जहां 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। जैसे अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं तो आपका पंजाब है, हरियाणा है, आपका यूपी का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग, पूर्वी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में बाजरा उगाया जाता है। ठीक है। गहन निर्वाह कृषि की विशेषता क्या होती है ये भी समझिए आप। देखिए, गहन निर्वाह कृषि कैसे होती है कि यहाँ पर एशिया के देशों में, एशिया में की जाती है। वहां पर एक खेत होता है, एक रामलाल है उसका खेत है। मान लीजिए, आप एक उदाहरण दे रहा हूं, आप बड़ा ध्यान से समझना। रामपाल का जो खेत है या रामलाल का खेत है, उसके बच्चे होते हैं, खेतों का विभाजन होता रहता है धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब कोई व्यक्ति यहां पर खेती करेगा, मैं यहां पर करूंगा, एक यहां पर करूंगा। मान लीजिए मैं अपनी खेती कर रहा हूं यहां पर, तो मैं भूमि का गहनतम उपयोग करूंगा जिससे कि मेरी पैदावार ज्यादा हो जाए। ऐसा ही बी करेगा, ऐसा ही सी करेगा। तो मेरा कितनी मैं कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास जोत का आकार छोटा है। जबकि अगर प्रति हेक्टर उत्पादन ये 3 खेतों का होता है, प्रति हेक्टर उत्पादन, तो वो तीनों का जोड़कर ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? कम होता है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि जोत का आकार छोटा है। ए के लिए छोटा है, बी के लिए छोटा है, सी के लिए छोटा है, लेकिन प्रति हेक्टर उत्पादन जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि भूमि को निचोड़ लिया गया है, भूमि का गहनतम उपयोग हुआ है। आगे देखें, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ये कहां की जाती है? ये विकसित क्षेत्रों में की जाती है, यूरोपियन कंट्री में की जाती है, अधिक पूंजी के साथ की जाती है। वही चीज लिखनी है, अधिक पूंजी तकनीक के साथ की जाती है, वैज्ञानिक विधियों के साथ में की जाती है। यहाँ पर पूर्णतः वैज्ञानिक विधियों में की जाती है। और कर कहां रहते हैं? ये वही करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो हमने घास के मैदान की बात करी थी वहीं पर करेंगे। चाहे वो प्रेरी का मैदान हो, चाहे वो पंपास हो, चाहे वो वेल्ड्स हो, चाहे डाउन्स हो। विशेषता क्या है यहाँ पर भी एक खेत है, लेकिन ये खेत पीटर का है, ये याद रखिए। और पीटर के खेत में यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर नहर जा रही है, और वो पीटर यहाँ पर खेती कर रहा है। सपोज कीजिए, तो पीटर का प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, जो खेत बड़ा है उसका। लेकिन प्रति हेक्टर उत्पादन में कहीं पर पहाड़ भी आ रहा है, कहीं पर नदी भी आ रही है, उसने फार्म हाउस भी बना दिया है। समझ रहे हैं आप? भूमि का गहनतम उपयोग नहीं कर रहा है। तो प्रति विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता क्या होती है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है।
उत्पादन अधिक होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि नाम से पता पड़ रहा होगा, मिश्रित कृषि, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं जिससे थोड़ा सा अपन वीडियो को लंबा ना करें। ये नाम से पता पड़ रहा है कि इसके अंदर फसल भी किया जाएगा और पशुपालन भी किया जाएगा। किया कहां जाएगा, विकसित भागों में, यूरोप में और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में। विकसित भाग की अगर बात करें तो हमेशा उत्तरी पश्चिमी यूरोप की बात कीजिएगा और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग की बात कीजिएगा। रिपीट, यहां पर सस्यावर्तन किया जाता है, भूमि को बदल बदल कर बोया जाता है खेती को, जिससे क्या है भूमि भी उपजाऊ रहे और पशुओं के लिए चारा भी मिल जाए। इसलिए ये क्या करते हैं, गेहूं, जौ और मक्का उगाते हैं चारे के रूप में। और यहां पर विकसित कृषि यंत्र और अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। नेक्स्ट कृषि कौन सी आ गई आपकी, रोपण कृषि। कौन करता है, यूरोपीय देश करते हैं। कौन करता है, यूरोपीय देश करते हैं। यूरोपीय देश में किसकी बात कर लेता हूं, अच्छा सर इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, ब्रिटेन की बात कर। कहां करते हैं, उपनिवेश क्षेत्रों में करते हैं। उपनिवेश क्षेत्र की हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं भारत की। आप उदाहरण से समझना, इंग्लैंड कर रहा है, यूरोपीय देश कर रहा है, कहां कर रहे हैं, उपनिवेश क्षेत्र में की जा रही है। उपनिवेश क्षेत्र कौन से हैं, अगर यूं बात करें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। यूरोपीय देश कौन से हैं, तो ये कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। और उद्देश्य क्या है, अधिक लाभ कमाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए। उद्देश्य क्या है, अधिक लाभ कमाने के लिए। करते क्या है ये, अधिक पूंजी का निवेश करते हैं, तकनीक का निवेश करते हैं, तकनीक का निवेश करते हैं, अधिक पूंजी का निवेश करते हैं। ठीक है ना। तो यूरोपीय देशों के द्वारा की जाने वाली कृषि है, उपनिवेश क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है, जहां पर अधिक पूंजी और तकनीक का निवेश किया जाता है। क्षेत्र की विशेषता क्या होती है कि यहां पर एक तो श्रम सस्ता मिल जाता है और क्षेत्र भी क्या हो जाता है, बड़ा मिल जाता है। और कृषि क्या होती है, एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, एक ही प्रकार की फसल यहां पर बोई जाती है। एशिया अफ्रीका में रोपण कृषि फ्रांस जो कर रहा है, पश्चिम अफ्रीका में कॉफी और कोको की, ब्रिटेन करता है, भारत श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया कर रहा है रबर के, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के हो गए। और फजेंडा क्या होता है, फजेंडा ब्राजील में कॉफी के बागानों को हम फजेंडा कहते हैं। कहां पर, ब्राजील में। आगे डेयरी कृषि क्या है, डेयरी कृषि कहां की जाती है, ये भी विकसित क्षेत्रों में की जाती है। अब आप बोलोगे सर विकसित क्षेत्र कौन से आ गए, विकसित क्षेत्र वही हो गए, उत्तरी पश्चिमी यूरोप हो गया। अच्छा, और दूसरा कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग हो गया, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग हो गया, ये विकसित क्षेत्र हो गए। क्यों और क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इसका उद्देश्य होता है कि पशुओं का वैज्ञानिक विधि से ध्यान रखना, उनके प्रजनन की, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना और उनके डेयरी उत्पादों को बेचना। डेयरी उत्पादों को ये की कहा जाती है, ये शहरों के नजदीक की जाती है, जिससे तैयार माल जो होता है उसको शीघ्रता से कहां बेचा जाए, आपके बाजारों में बेचा जाए। और क्षेत्र आपके बताई दिए मैंने आपको। भूमध्य सागर कृषि ये कहां की जाती है, ये की जाती है आपके भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र जो है, भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र जो है वहां पर, जिसमें टूनिशिया हो गया और साथ में अटलांटिक तट हो गया, साथ में मध्य कैलिफोर्निया आता है, इसमें मध्य कैलिफोर्निया आता है आपके, इसके अंदर सॉरी मध्य कैलिफोर्निया नहीं आता, दक्षिणी कैलिफोर्निया आता है, माफ कीजिएगा, दक्षिणी कैलिफोर्निया आता है, मध्य चिली आता है, मध्य चिली आता है और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आता है। जलवायु कैसी होती है, सर्दियों में बारिश होती है, यहां पर सर्दियों में क्या होती है, वर्षा होती है। और विशेषता क्या होती है, खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। इसमें अंगूर है, अंजीर है और जैतून है। आगे देखिए, सब्जी कृषि, फल कृषि, उद्यान कृषि, ट्रक फार्मिंग, ये कहां की जाती है, ये भी विकसित क्षेत्रों में की जाती है, यूरोपीय देशों में की जाती है। यहां पर जो अधिक जो लाभ कमाने के उद्देश्य से गांव के, जो शहरों के पास जो गांव की भूमि होती है वहां पर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और 24 घंटे में ट्रकों के माध्यम से उसको बाजार में भेजा जाता है, शीघ्र भेजा जाता है, जिससे वो सब्जियां खराब ना हो। ठीक है। और इसमें इसकी विशेषता क्या है, टूलिप पुष्प जो यूरोप की विशेषता है, यूरोप में कहां पर, माफ कीजिएगा, नीदरलैंड में टूलिप पुष्प की कृषि की जाती है। इसी का रूप ट्रक फार्मिंग, ये यूएसए में विकसित हुआ था। ट्रक फार्मिंग कहां विकसित हुई थी, यूएसए में विकसित हुई थी और मुख्यतः यहां पर सब्जी की कृषि की जाती है, वही 24 घंटे के अंदर तैयार माल को बाजार के अंदर जाकर बेचा जाता है। कारखाना कृषि, ये भी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में की जाती थी। यहां पर कारखाना कृषि के अंदर, कारखाने के अंदर तैयार जो भोजन होता है उसमें पशुओं को पाला जाता है। पाला किसको जाता है, पशुओं को पाला जाता है, ध्यान रखना आप,
फिर उनके स्वास्थ्य पर, उनके प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है। गाय है, बैल है, मुर्गियां पाली जाती है और उनके प्रजनन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं और वहां पर कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सहकारी कृषि, बड़ा ही अच्छा है। सहकारी कृषि कैसे की जाती है? अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से। किस लिए की जाती है? अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से। अब बेटा क्या होता है आप समझिए, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कुछ किसान होते हैं, किसी गांव में किसान, वो मिलकर क्या कर लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, संस्था बना लेते हैं और उस संस्था को ही कहते हैं सहकारी संस्था। क्या कहते हैं? सहकारी संस्था। और वो क्या करते हैं, उस संस्था के अंदर कम कीमत पर खाद लाते हैं, बीज लाते हैं, कृषि यंत्र लाते हैं और वो खेती करते हैं। और जो जो खेती तो करेंगे, तैयार तो लाते हैं, लेकिन खेती क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। लेकिन लाभ और हानि का बंटवारा क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। और इसको सर्वाधिक सफलता कहां मिली है? सर्वाधिक सफलता कहां मिली है? डेनमार्क में मिली है। इसके अलावा कहां मिली है? बेल्जियम में मिली है। लेकिन आप करेंगे, सर्वाधिक सफलता कहां मिली है? डेनमार्क में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक कृषि ये की गई है सोवियत संघ में, जहां पर इसको कहते हैं कोलखोज। क्या कहते हैं? कोलखोज कहते हैं। ठीक है, करी क्या जाती है, क्यों की जाती है? दो कारण है। एक तो क्या कहते हैं, कृषि की दिशा सुधारने के लिए, कृषि की दशा सुधारने के लिए, कृषि की दशा सुधारने के लिए। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, यानी सॉरी, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब किया क्या जाता है, इसके अंदर भी किसान मिलते हैं और मतलब कम कीमत पर कृषि यंत्र, खाद, बीज को खरीदते हैं। लेकिन अब यहाँ खेती भी एक साथ करते हैं, सामूहिक है ना। वहां पर तो खेती अलग अलग कर रहे थे, यहाँ खेती एक साथ करते हैं। लेकिन लाभ हानि का बंटवारा व्यक्तिगत नहीं होता, सामूहिक होता है। कुछ खेत अपने पास और व्यक्तिगत रूप से रख लेते हैं, बाकी वो वहां पर मिला देते हैं। खनन, लास्ट टॉपिक है खनन। देखिए खनन क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद में, ये अपने प्राथमिक कार्य का लास्ट है। खनन प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय बन गया था। पहले आपने ताम्र युग पढ़ा होगा, कांस्य युग पढ़ा है, आपने लोह युग पढ़ा है, वहां पर सामान्य था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद खनन प्रमुख व्यवसाय बन गया। खान क्या होता है कि जहां से खनिज निकाला जाता है ना, जहां से खनिज निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है, यहां से निकाला जा रहा है, तो ये तो खान हो गया। जो पदार्थ निकाला जाएगा वो खनिज होगा, और खनिज हमेशा अशुद्ध अवस्था में निकलता है, जिसको हम अयस्क कहते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहा नहीं निकलता है, वो लोहे के अयस्क होते हैं। लोहे के अयस्क को बता देता हूं मैं आपको। जैसे लोहे के अयस्क की बात करें तो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। वैसे आपके बॉक्साइट जो अयस्क होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और वैसे कोयले कैसे होते हैं? ये होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। खनन की विधियां, पहला है धरातली विवर्त खनन। देखिए मुझे बताइए, अगर आपको, आप अगर कुछ चीज ऊपर ऊपर से करेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, तो क्या आपको सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो धरातली विवर्त खनन का क्या होता है, इसके अंदर जो खनन खनिज निकालता है वो धरातल की ऊपरी सतह से निकाला जाता है। ऊपरी सतह से निकाले जाएंगे तो यहां पर जो खनिज की गुणवत्ता होती है वो कम होती है, सस्ता खनिज निकलता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो खनन भी होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि इसमें सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता भी कम होती है। सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता भी क्या होती है? कम होती है। और चूंकि धरातल के ऊपर से निकलता है, जो खनिज निकलता है वो भी कम गुणवत्ता का होता है। लेकिन अगर आपको गहराई में जाएंगे, भूमिगत कूप की खनन, अगर आप गहराई में जाएंगे तो गहराई से जो खनन करके निकाला जाता है वो अधिक गुणवत्ता का होता है, अधिक गुणवत्ता का होता है। लेकिन फिर इसमें खतरा भी ज्यादा होता है, ये खर्चीला भी होता है। ये क्या होता है? खर्चीला भी होता है। और इसमें सुरक्षात्मक उपकरणों की ज्यादा आवश्यकता होती है, सुरक्षात्मक उपकरणों की ज्यादा आवश्यकता होती है। आपको पता हो, जैसे सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश में, वहां पर जहरीली गैसें निकल जाती है। वर्तमान में खनन की स्थिति क्या है कि विकसित क्षेत्र में तो ये क्या कर दिया गया है, पीछे लोग हट रहे हैं, विकसित क्षेत्रों में इसको बंद कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि श्रम की आवश्यकता होती है और श्रम वहां पर महंगा होता है। जबकि विकासशील जो क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें, भारत की बात करते हैं, विकासशील में भारत की बात करते हैं, वो इस खनन कार्य को कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सस्ता श्रम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सस्ता श्रम मिल जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विकसित क्षेत्र इससे क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि वहां पर खनन के लिए सस्ता श्रम चाहिए, जबकि वहां पर श्रम क्या हो रहा है? महंगा मिल रहा है। जबकि भारत जैसे विकासशील देश क्या हो रहे हैं? सस्ते श्रम के कारण इस कार्य को कर रहे हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? देखिए खनन कार्य को प्रभावित करने वाला, इसकी विशेषता भी होती है।
ये समझिए आप कि अच्छी गुणवत्ता का जो खनिज होता है, अच्छी गुणवत्ता का खनिज होता है, वो कम जगह पर मिलता है। और जो कम गुणवत्ता का खनिज होता है, कम गुणवत्ता का खनिज होता है, वो सभी जगह पर मिल जाता है। इसका मतलब कि गुणवत्ता, गुणवत्ता, खनिज की गुणवत्ता और उसकी जो मिलने की प्रायिकता होती है, उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। और प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? परिवहन के साधन हैं, परिवहन के साधन हैं, इसके अलावा जनसंख्या है, इसके अलावा मांग है, वहां पर खनिज की मांग है भी या नहीं है, खनिज की गुणवत्ता भी है, वो जो खनिज निकाल रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता का भी है या नहीं है। प्रभावित करने वाले कारक में परिवहन के साधन हो गए, जनसंख्या हो गया, मांग हो गया, गुणवत्ता हो गई खनिज की, है ना। ये सब कारण क्या होते हैं? खनिज उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। मुझे चैप्टर थोड़ा जल्दी करना पड़ा बेटा, क्योंकि समय कम था, समय के अंदर इसको समेटना पड़ा है। आप इसको देखिए, मैंने जो लिखा है उसको भी देखिए, जो मैंने बोला है उसको भी सुनिए, क्योंकि उसमें से भी काफी क्वेश्चन मिल रहे हैं। और शाम को मिलते हैं हम इसके वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में, और आप यूं ही पढ़ते रहिए। और हम मिलते हैं शाम को, शाम और शाम को मिलते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चन उसके साथ, और शाम को मिलते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में। ठीक है बेटा, फिर ओके, शाम को मिलते हैं। ओके बेटा, ओके। तो फिर हम शाम को मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ। आप ये सुबह वाला वीडियो पूरी अच्छी तरह देखिए, उसके बाद में उस वीडियो को देखिए, तो आपको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।